जमीन के चेहरे पर अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 134 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये रिकॉर्ड 10 जुलाई 1913 को कैलिफोर्निया की डेथ वैली में कायम किया गया था। मौत की वादी में कुछ भी नहीं अब तक, क्योंकि ये बहुत गर्म और खुश्क है। एक साल में औसतन 1 से 2 इंच बारिश होती है। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि 40 महीनों में कल सिर्फ आधा इंच बारिश हुई। कोई ताज्जुब नहीं कि ये ऐसी बंजर जमीन लगती है। हैरत अंगेज तौर पर ये सब कुछ 2005 के मौसम बहार में बदल गया। बगैर किसी वजह के 2004 के मौसम सुरमा में एक मुख्तसर अरसे के दौरान गुनाह के इंच बारिश हुई। मौत की वादी की शायद जगह मुर्दा नहीं है, शायद ये सिर्फ गैर फाल है, सही हालात का इंतजार कर रहा है। दरहकीकत आनजहानी सर केंथ रॉबिन्सन, बरतानवी मुसन्निफ और तालीम के बैनुल-अक़वामी मुशीर, ने एक हलचल मचा देने वाली टेड टॉक में दलील दी कि उसे डोरमेंट वैली कहा जाएगा, जितना दिलकश नहीं हो सकता है बल्कि बहुत ज्यादा दुरुस्त हो। लोग ऐसे बहुत हैं, हम में से हर एक के अंदर अजमत है। हालांकि बाज़ औक़ात ये मौत की वादी में जंगली मालिकों की तरह गैर फाल होती है। बीज हमेशा मौजूद होता है, इसे बसा औक़ात सही हालात की जरूरत होती है। इंच बारिश की तरह वाकई अजीम रहनुमा किसी शख्स के अंदर सलाहियत को बेदार करने के लिए सही हालात पैदा कर सकते हैं। एक बागबान की तरह क़यादत के करीब आते हुए ये रहनुमा तस्लीम करते हैं कि ताकत बीज में है। वो ऐसी हालतों को दुरुस्त करते हैं जिनमें एक शख्स हमारी नशोनुमा कर सकता है, मिट्टी, पानी, हवा और सूरज की रोशनी के बरअक्स नहीं, जो कि बीज को पंखा सकते हैं। नतीजे के तौर पर वो देखते हैं कि वो शख्स हर तसुराती तवक्को से आगे बढ़ता है। हम में से कुछ ऐसे खुशकिस्मत रहे हैं कि किसी ऐसे शख्स की क़यादत की जाए जिसने हमारे लिए वही कुछ किया जो बारिश ने मौत की वादी में जंगली मालिकों के लिए किया। हम में से बाकी लोगों के लिए ताहम हमने बहुत मुख्तलिफ हकीकत में जिंदगी गुजारी है। जब बात आती है जिस तरह से हम काम की जगह पर, क्लास रूम में, घर में रहते हैं, हम एक तवील अरसे से क़यादत के इसी अंदाज को दोहरा रहे हैं। बहुत से रहनुमा अब भी अपने किरदार को बागबान से ज्यादा एक मशीनी के तौर पर देखते हैं। वो सबसे पहले इस तरजीह के साथ पहुंचते हैं कि एक काम करना है और उनका किरदार वसाइल और लोगों को अपने इख्तियार में रखने वाले काम को पूरा करने के लिए फायदा उठाना है। आए क़यादत के इस अंदाज को कमांड एंड कंट्रोल कहते हैं। किया इस नुक्ता नज़र ने काम किया है। जब आप उसके बारे में सोचते हैं, क्या ये आपके लिए काम करता है? मुझे एक और मुनासिब सवाल पूछने दीजिए कि क्या क़यादत का ये तरीका आप पर काम करता है? शायद नहीं। दरहकीकत हम में से ज्यादातर लोग क़यादत और रहनुमाई के लिए एक मुख्तलिफ तरीका चाहते हैं, लेकिन अब तक हम सिर्फ बतदरीज बेहतरी लाने में कामयाब रहे हैं। हम जानते हैं कि हम कमांड और कंट्रोल से क्या मुंतकिल करना चाहते हैं, लेकिन हम इस बारे में कम वाज़ेह हैं कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। ये किताब इसका जवाब फराहम करती है। सोक्रात की रग में, जिसने कहा, हिकमत का आगाज इस्तिलाहात का तयन है, मैं इस तब्दीली के लिए एक सादा इस्तिलाह तजवीज़ करता हूँ जिसकी हमें ज़रूरत है: एतमाद और हौसला अफजाई। एतमाद और हौसला अफजाई क़यादत करने का नया तरीका है। इसका मकसद लोगों की सलाहियतों को हकीकी मानों में बाइख्तियार बनाने और उन पर काबू पाने की कोशिश करने के बजाय उनकी हौसला अफजाई करना है। ये लोगों पर भरोसा करने के बारे में है कि वो सही काम करें और इन्हें बामानी शराकत करने की तरगीब दें। ये देखभाल और ताल्लुक़ के जरिए लोगों के साथ जड़ने के बारे में है, ताकि हम और वो कामयाबी के साथ हमारी तबाहकुन दुनिया का जवाब दे सकें। ये इसके बाद लोगों को मकसद से जोड़ने के बारे में है, ताकि वो न सिर्फ किसी तंजीम के रहनुमाओं से मुतासिर हों बल्कि अपने काम में मकसद, मानी और शराकत के एहसास से भी मुतासिर हों। इसके मरकज़ में लोगों के अंदर की सलाहियत और अज़मत पर एक बुनियादी यकीन से एक ट्रस्ट और इंस्पायर की मिसाल है, यहाँ तक कि और ख़ास तौर पर जब ये नज़र न आए। कमांड एंड कंट्रोल चीज़ों को अंजाम देने के बारे में है, लेकिन ये उन लोगों की मुमकिन ताकत को खो देता है जो इन कामों को अंजाम देते हैं। कमांड एंड कंट्रोल का मतलब है लोगों के साथ बासलाहियत होना, इन्हें मुतासिर करने के बजाय उनकी हौसला अफजाई करने की कोशिश करना। ये खिदमत और देखभाल के बजाय खुद गर्जी और मुसाबकत के बारे में है।
اور اگر سب کچھ ناکام ہو جاتا ہے تو یہ احکامات کو بھونکنے کے بارے میں ہے، لہٰذا ہر کوئی بالکل وہی کرتا ہے جو انہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں کرنا ہے۔ مختصر میں یہ لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے بجائے کنٹرول کرنے کے بارے میں ہے۔ کھیل اکثر بدل چکا ہے، تو پھر ہم میں سے بہت سے لوگ اب بھی پرانے طرز قیادت سے چمٹے ہوئے کیوں ہیں؟ آج کمانڈ اینڈ کنٹرول کے نمونے سے کام کرنا گولف کلب کے ساتھ ٹینس کھیلنے کی کوشش کے مترادف ہے۔ یہ ٹول حقیقت کے لیے کھیلے جانے والے گیم کے لیے مکمل طور پر موزوں نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک سادہ مشق کرنے کے لیے مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچو جسے آپ جانتے ہیں کہ وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول قسم کے لیڈر کی وضاحت نہیں کر سکتا ہے، باس، مینیجر، منتظم، ساتھی کارکن، استاد، دوست، کوچ، والدین یا پڑوسی۔ اب اپنے آپ سے پوچھیں، اس شخص کے ساتھ کام کرنا کیسا ہے؟ میں یہ مشق اکثر سامعین کے ساتھ کرتا ہوں، اور لوگ اکثر ان کے بصری ردعمل پر حیران ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی اسی قسم کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ کسی ایسے شخص کو یاد رکھنا جس نے آپ کو اصولوں اور پابندیوں سے متاثر کیا ہو، آپ کو مایوسی اور تھکن، بعض اوقات غصہ اور درد بھی ہو سکتا ہے۔ اب کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جسے آپ جانتے ہیں کہ جسے ٹرسٹ اینڈ انسپائر لیڈر کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا شخص جس نے آپ پر یقین کیا اور آپ کو مواقع فراہم کیے۔ اپنے آپ سے یہی سوال پوچھیں، اس شخص کے ساتھ کام کرنا کیسا ہے؟ اس قسم کے لیڈر کو یاد رکھنا آپ کو شکر گزاری، جوش اور اطمینان اور بھرپور احساس کے ساتھ برسوں بعد بھی۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول ان ایکشن۔ کئی سال پہلے میں ایک چھوٹی خاندانی ملکیت والی مینوفیکچرنگ کمپنی میں سیلز کال پر گیا جہاں میری ملاقات کمپنی کی زیادہ تر ایگزیکٹو ٹیم سے ہوئی۔ جیسے ہی ہم بیٹھ گئے، انہوں نے اپنی کمپنی کلچر میں موجود مثبت اور منفی پہلوؤں کی وضاحت کرنا شروع کی۔ ان ایگزیک ٹیم کے درمیان کئی منٹوں کے آگے پیچھے ہونے کے بعد ایک شخص نے زور سے مداخلت کی، اس کی آواز میں غصہ واضح تھا۔ کیا ہم یہاں حقیقی طور پر حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کنٹرول فریق کے زیر انتظام ہیں۔ بانی اور موجودہ چیف ایگزیکٹو افسر، ایک آدمی جسے ہر ایک سینئر کے طور پر حوالہ دیتا ہے، کمرے میں نہیں تھا، لیکن اس کی موجودگی یقینی تھی۔ کمرے میں موجود دیگر افراد نے اتفاق کرتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے اندر گھنٹی بجانا شروع کر دی۔ یہ سچ ہے، وہ کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ مسلسل ہمارے کندھے کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کچھ بھی پاس نہیں کر سکتا، اور یہ سب کچھ اس کے پاس کرنے کا وقت ہے۔ جونیئر تیار ہے۔ تھوڑی سی چھان بین کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ جونیئر کمپنی کے بانی کا بیٹا اور وارث ظاہر ہے۔ جونیئر کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد سے کمپنی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ وہ اچھی طرح سے قابل احترام تھا، اور سب نے محسوس کیا کہ یہ اس کے سنبھالنے کا وقت ہے۔ ان سب کا خیال تھا کہ ان کی قیادت کمپنی کو مزید متعلقہ اور کامیاب بنائے گی۔ جونیئر نے خود بھی اس پر یقین کیا تھا۔ اس نے اپنے والد سے کئی بار کہا تھا، میں تیار ہوں والد، میں یہ کر سکتا ہوں۔ لیکن جونیئر کی رضامندی اور ٹیم کے زور دینے کے باوجود سینئر نے جانے سے انکار کر دیا۔ یہ بہت مایوس کن ہے کہ بھروسہ نہ کیا جائے۔ میں تصور نہیں کر سکتا کہ جونیئر کیسا محسوس کرتا ہے۔ ٹیم کے ایک رکن نے افسوس کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جونیئر کیسا محسوس کرتا ہے اگر سینئر محسوس نہیں کرتا کہ جونیئر تیار ہے، دوسرے نے کہا۔ لیکن جونیئر تیار ہے، میں نے پوچھا، اور آپ سب کو لگتا ہے کہ وہ بھی تیار ہے؟ بالکل، اتفاق رائے ہو گیا۔ ہم سب اس پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کرے گا۔ اچانک وہ شخص جس نے اصل میں اپنے کنٹرولنگ باس کے موضوع پر بات کی تھی، مایوسی کے عالم میں میز پر ہاتھ مارا اور چیخ کر بولا، اونچی آواز میں رونے کے لیے، جونیئر 77 سال کا ہے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں اتنا حیران نہ ہوں جتنا میں نے محسوس کیا۔ میں نے سینئر کو 50 یا 60 کی دہائی میں اور جونیئر کو 30 یا 40 کی دہائی میں تصور کیا تھا۔ اس بات پر ہمدردی تھی کہ سینئر کے لیے آگے بڑھنا کس طرح مشکل ہو سکتا ہے۔ اب یہ غور کرنا سراسر مضحکہ خیز تھا کہ سینئر، جو غالباً اسی کی دہائی کے اواخر یا 90 کی دہائی میں تھے، پھر بھی اپنے آپ کو اپنے قابل عہد اور قابل بیٹے کے حوالے نہیں کر سکے، جو کئی دہائیوں سے کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ کمرے میں مایوسی کے احساس سے
یہ بھی واضح تھا کہ کنٹرول کے لیے سینئر کی ضرورت نہ صرف جونیئر بلکہ کمپنی کے ہر پہلو کو متاثر کرتی ہے، اور اس نے نتائج کو متاثر کیا۔ کمپنی ترقی نہیں کر رہی تھی کیونکہ سینئر کی قیادت کا انداز ہر چیز کو روک رہا تھا۔ یہ اس کی کمپنی کی ترقی کو روک رہا تھا۔ اس کے ملازمین، یہاں تک کہ اس کا اپنا بیٹا بھی سینئر کی طرح، زیادہ تر کمانڈ اینڈ کنٹرول لوگ برے لوگ نہیں ہوتے۔ زیادہ تر لوگ اچھے کردار اور نیک نیت ہوتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ان کا انداز ان کے ارادے کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی رہنما مثبت، فائدہ مند نتائج کی طرف کام کر رہا ہوتا ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول اپروچ جبر، تمیل، روک تھام اور بالآخر جمود کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک ٹرسٹ اینڈ انسپائر لیڈر، دوسری طرف، اسی فائدہ مند نتائج کی طرف کام کرتا ہے، لیکن یہ عزم، تخلیقی صلاحیتوں اور ہنر اور صلاحیت کو اجاگر کرنے کے ذریعے کرتا ہے۔ یہاں افشا کرنے والی چیز ہے، ہم میں سے بیشتر شاید اس سے کہیں زیادہ سینئر کی طرح ہیں جتنا ہم سوچنا چاہتے ہیں۔ درحقیقت، ٹرسٹ اینڈ انسپائر لیڈر بننے میں شاید واحد سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پہلے ہی ایک ہیں۔ عمل میں اعتماد اور حوصلہ افزائی کریں۔ میں نے اپنے والد کے ساتھ بچپن میں ٹرسٹ اینڈ انسپائر کے بارے میں سیکھا، جو مجھے اپنے خاندان کے بڑے صحن کی دیکھ بھال کرنے کا طریقہ سکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ میں سے کچھ لوگ اس کہانی سے واقف ہوں گے، انتہائی مؤثر لوگوں کی 7 عادات سے، جسے میرے والد نے سبز اور صاف کا نام دیا تھا۔ میرے والدین ہفتہ وار خاندانی اجلاس منعقد کیا کرتے تھے۔ ایک بار جب ہم نوعمر ہو گئے تو میں اور میرے بہن بھائی اپنے والدین کے ہفتے کے منصوبوں یا نئی خاندانی سرگرمیوں یا گھریلو کاموں کے بارے میں سننے کے لیے اکثر غمزدہ ہو کر جمع ہوتے۔ ایسی ہی ایک فیملی میٹنگ کے دوران جس سال میں 7 سال کا ہوا، والد صاحب نے ہم سے بچوں سے پوچھا کہ کون صحن کی دیکھ بھال کرنے کو تیار ہے۔ میں نے بے تابی سے جواب دیا کہ میں کروں گا، اس لیے نہیں کہ مجھے پرواہ تھی کہ لون کیسا لگتا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ میں اپنے والد کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ میٹنگ کے بعد والد صاحب مجھے صحن کا سروے کرنے کے لیے باہر لے گئے تاکہ میں سیکھوں کہ کام کی کیا ضرورت ہے۔ یہ گرمیوں کا آغاز تھا اور ہمارا لون پیلا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ بیٹا، تمہارا کام سبز اور صاف ہے، اس نے شروع کیا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سبز رنگ کیسا لگتا ہے، آئے اپنے پڑوسی کے گھر چلتے ہیں۔ ہم چلے گئے اور اپنے پڑوسی کے لون پر ٹھنڈے سبز بلیڈ کی تعریف کی۔ یہ وہ رنگ ہے جس کے ہم پیچھے ہیں بیٹا۔ جب ہم اپنے صحن میں واپس چلی گئی تو اس نے کہا، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ صاف ستھرا کا مطلب کیا ہے، آئیے اپنے صحن کے آدھے حصے کو صاف کریں۔ ہم نے مل کر کچرا اور ملبہ اٹھایا ہمارے آدھے لون پر۔ جیسے ہی ہم نے توقف کیا، اس نے آدھے حصے کی طرف اشارہ کیا جسے ہم نے صاف نہیں کیا تھا اور کہا، دیکھیں کہ یہ اس علاقے کے مقابلے میں کیسا لگتا ہے جسے ہم نے ابھی صاف کیا ہے۔ یہاں تک کہ 7 سالہ بچے کے لیے بھی فرق واضح تھا۔ ہم نے ابھی جو کیا ہے وہ سبز اور صاف ہے۔ بیٹا، آپ کا کام سبز اور صاف ہے، یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے کیسے کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ کیسے کروں گا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس سب کی رسد کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ آپ نے یہ کیسے کیا پاپا؟ میں نے پوچھا۔ میں چھڑکاو آن کر دوں گا، لیکن آپ بالٹی یا نلی استعمال کرنا چاہیں گے یا دن بھر تھوکنا چاہیں گے، یہ آپ پر منحصر ہے۔ ہم صرف اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کہ بیٹا سبز اور صاف، میں نے چڑھ کر کہا۔ سبز رنگ کیسا لگتا ہے؟ والد صاحب نے پوچھا۔ میں نے جوش سے اپنے پڑوسی کے لون کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، کیا صاف ہے؟ میں نے فخر سے اس علاقے کی طرف اشارہ کیا جسے ہم نے ابھی صاف کیا تھا۔ اچھا بیٹا، یہ تمہارا کام ہے، اندازہ لگاؤ تمہارا باس کون ہے؟ WHO، میں نے الجھن سے میری پیشانی کھڑکھڑاتے ہوئے پوچھا۔ تم ہو، والد صاحب نے مجھے بتایا، اور میں اس جواب پر اطمینان سے مسکرا دیا۔ آپ کا مددگار کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ WHO، میں ہوں، آپ میرے مالک ہیں۔ میں کرتا ہوں، میں نے بے تابی سے پوچھا۔ انچارج ہونے کے خیال سے میرے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اگر آپ کو کبھی مدد کی ضرورت ہو اور میرے پاس وقت ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے، اور میں کر لوں گا۔ وہ مسکرایا۔ اور اندازہ لگائے بیٹا کون تمہارا فیصلہ کر رہا ہے۔
इस बार मैंने जानबूझकर सर हिलाया और अपनी तरफ इशारा किया। ठीक है, तुम खुद फैसला करो, तुम अपने बारे में कैसे सोचते हो, बेटा? सब्ज और साफ, मैंने फख्र से ऐलान किया। अच्छा, तुम 1-2 दिन इसके बारे में क्यों नहीं सोचते, और अगर आप ये करना चाहते हैं तो मुझे बताएं। जब हफ्ता का दिन घूम गया तो वालिद साहब ने पूछा कि मुजवजा मुआहदे के बारे में मुझे कैसा लगा। मैं करूंगा। इसने मेरा हाथ पकड़कर हिलाया। डील। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। आखिरी दिनों तक ये कुछ करने का मेरा मंसूबा नहीं था। सच में, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ भूल गया हूँ, या पड़ोसियों में कुछ ज्यादा ही मजा और दिलचस्प हो रहा था, तो मैंने उसके बजाय ऐसा किया। जब मंगल की सुबह घूम गई तो मेरे वालिद को गर्मी के दिन की गर्मी का सामना करना पड़ा जब वो काम पर जाने के लिए सामने के दरवाजे से बाहर निकले। इसने पड़ोसी के सहन की तरफ देखा, सब्ज और साफ, ताज़ा मैनीक्योर। इसने हमारे सहन की तरफ देखा, पीले और जलते हुए, अपनी गाड़ी से 3 फीट के फासले पर साइड लॉन में कोड़ा क्रिकेट। वो मुझे थोड़ा सा सुस्त करने को तैयार था। हफ्ता या इतवार को काम न करना समझ में आता है, लेकिन पैर। इसने मुझे बाद में बताया कि वो किस तरह चीखने के लिए तैयार था, तुम वहां से निकल जाओ, यहां से जाओ, और उसे एक्स। वो जानता था कि जिस लम्हे उसने ऐसा किया, वो शायद मेरी पहल को खत्म कर देगा। वो जानता था कि अगर वो मुझ पर सख्ती से उतरे तो मैं सहन को साफ कर दूंगा, लेकिन अगले दिन जब वो वहां नहीं था तो क्या होगा। इसके बजाय उसने अपनी जबान काट ली और ये देखने का फैसला किया कि जब वो काम से घर पहुंचा तो सहन कैसा लगता है। बाद में, जब वो घर चला गया, जब उसने कोने को गोल किया तो हमारा सहन नजर आ गया। ये पहले से कहीं ज्यादा बेतरतीबी और पीला था, और मैं गली के इस पार गेंद खेल रहा था। अरे बेटा, कैसा चल रहा है? मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाकर जवाब दिया, बस नहीं, अब्बा। और मैं सिर्फ मैं गेंद खेल रहा था। मैं ठीक से सहन के बारे में नहीं सोच रहा था। हमने इत्तेफाक किया था कि हम हफ्ते में 2 बार सहन में चहलकदमी करेंगे ताकि मैं वालिद को दिखा सकूं कि ये कैसा चल रहा है। इसने इस मुआहिदे को अच्छा बनाने का फैसला किया। यार, कैसा चल रहा है बेटा? इसने पुकारा। इस लम्हे में मैंने नहीं होना छोड़ दिया। मैंने हिचकिचाहट महसूस की। जब मैंने फुटबॉल अपने हाथ में पकड़ा तो आंखें दूर हो गईं। ओह, बस नहीं, मैंने चीख कर कहा। अब्बा जी जबान काट कर घर में चले गए। इसने गहरी खुदाई की, अपने आप को याद दिलाते हुए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मेरे मकसद की तस्दीक करें, बच्चों की परवरिश करें, घास नहीं, उसने अपने आप से सोचा। रात के खाने के बाद उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्यों न हम सहन में चहलकदमी करें जैसा कि हमने इत्तेफाक किया था, और आप मुझे दिखा सकते हैं कि ये कैसा चल रहा है। मेरा होंठ कांपने लगा। जब हम सामने के सहन में निकले तो मैं खुलेआम बोल रहा था। ये बहुत मुश्किल है, मैं करा रहा था, हालांकि मैंने एक भी काम नहीं किया था। वालिद साहब आहिस्ता से बोले, बेटा मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। क्या आप करेंगे? मैंने आरसी तौर पर पूछा। हमारा मुआहिदा क्या था? कि अगर आपके पास वक्त होता तो आप मेरी मदद करते। मैंने मोहतात अंदाज में कहा। मैंने वक्त मिला। आप करते हैं, ठीक है, मैं अभी वापस आऊंगा। मैं घर में भागा और कोड़े के 2 थैले लेकर बाहर निकला। मैंने एक वालिद को दे दिया और हमने मिलकर सहन की सफाई की। मैंने इस मौसम गर्मा में सिर्फ चंद बार मदद मांगी। ये मेरा काम था। मैंने खुद को जवाबदेह रखने में मलकियत और फख्र का एहसास हासिल किया। जहां तक वालिद का ताल्लुक है, उन्होंने मुआहिदा कायम करने और उसे दोबारा बनाने में वक्त लिया। गलतियों को देखकर वो पीछे नहीं हटता था। वो मुझ पर भरोसा करता रहा और मुझे इस तरीके से जवाबदेह ठहराता रहा जिस पर इत्तेफाक हुआ। और मैंने भरोसा महसूस किया। मैंने महसूस किया कि मेरे लिए किसी अहम शख्स पर भरोसा है, मेरे वालिद। क्योंकि मैं पर एतमाद महसूस करता था, मैं अपने वालिद को मायूस नहीं करना चाहता था। मैं पैसे या हैसियत या ज़ाहिरी शक्ल की परवाह करने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन मैंने अपने वालिद की परवाह की, इसलिए उन पर भरोसा करना मेरे लिए बहुत मुतासरकिन था। मैंने उसके मुझ पर एतमाद का जवाब दिया और मैंने सहन की देखभाल की। ये सब्ज था और ये साफ था।
जबकि सहन बहुत अच्छा लग रहा था। इससे भी अहम बात, मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। मैंने सहन को सब्ज और साफ रखने की अपनी सलाहियत पर एतमाद हासिल किया और मैं ऐसा जारी रखने के लिए बेताब था। मैंने भरोसा करने की ताकत का तजुर्बा किया और 7 साल की उम्र में ये सादा बातचीत मेरी क़यादत को समझने के लिए एक अहम लम्हा बन गई। एक अच्छा लीडर लोगों को लीडर पर एतमाद करने की तरगीब देता है। एक अजीम लीडर लोगों को खुद पर एतमाद करने की तरगीब देता है। एलिनोर रूज़वेल्ट। सच तो यह है कि हम सब पर भरोसा करना चाहते हैं। भरोसा करना इंसानी तरगीब की सबसे मुतासिर किन शक्ल है। वो लोग जो उन लोगों पर भरोसा करते हैं जिनकी वो रहनुमाई करते हैं, वो उनमें और हम सब में बेहतरीन चीजें लाते हैं। दूसरों पर भरोसा करना हमारी जिंदगी के कामों में सबसे अहम है। इसी तरह लोग हौसला अफजाई के लिए तड़पते हैं। ये हमारे वजूद के लिए इतना ही जरूरी महसूस कर सकता है जितना हुआ हमारे फेफड़ों के लिए है। दरहकीकत लफ्ज़ इंस्पायर लातीनी जड़ इंस्पिरे से आया है, जिसका मतलब है सांस लेना। एक और तरीका से इंस्पायर का मतलब जिंदगी को किसी ऐसी चीज में लाना है जो बेजान हो। लिहाजा किसी को मुतासिर करना, इनमें जिंदगी का सांस लेना है। फिर भी ज्यादातर लोग आज खतरनाक हद तक मुतासिर किन हैं। इन कीमती लम्हात में जब ये हमें छूता है, जैसे किसी बच्चे को पहला कदम उठाते हुए देखना या मैराथन में रनर्स को नशलाइन अबूर करते हुए, ये ताज़ा हुआ की सांस की तरह महसूस होता है। हौसला अफजाई करना एक तजुर्बा लेना और उसे मकसद के साथ ढालना है। नौकरी लेना और उसे मानी खेज बनाना है। ये एक कारकुन को तख्लीक कार बनने के लिए, एक मुलाजिम को साथी बनने के लिए, एक फरोश को शराकतदार बनने के लिए, एक गिरोह को एक टीम बनने की तरगीब देना है। कायदीन के तौर पर हमारा काम अपने इर्द गिर्द के लोगों को मुतासिर करना है। वो ये चाहते हैं, हम सब करते हैं। मुझे इंसान दोस्त और फलसफी डॉक्टर अल्बर्ट श्वेइत्ज़र का ये खूबसूरत बयान याद आ रहा है, हर किसी की जिंदगी में किसी न किसी वक्त हमारा बातिन बाहर निकल जाता है, फिर ये किसी दूसरे इंसान के साथ मुलाकात से फट जाता है। उन लोगों के लिए शुक्रगुजार हूँ जो अंदरूनी रूह को दोबारा जिंदा करते हैं। जब हम दूसरे लोगों को मुतासिर करते हैं तो हम उनके और हमारे दोनों की अंदरूनी रूह को दोबारा जिंदा करते हैं। जब हम दूसरे लोगों को मुतासिर करते हैं तो हम उनमें और अपने अंदर नई जिंदगी, मकसद और जज्बा फूंकते हैं। हम एक नया नुक्ता नजर रखते हैं, न सिर्फ इनके काम और दुनिया के बारे में बल्कि उनका बतौर इंसान भी। चूंकि हम हकीकी तौर पर उनके अंदर अजमत देखते हैं, इसलिए वो अपने लिए ऐसे इम्कानात देखना शुरू कर देते हैं जिन पर उन्होंने पहले गौर नहीं किया था या देखा भी नहीं था। वो आर्टिफिशियल हुदूद से बाहर नजर आते हैं। दूसरों को मुतासिर करना हमारी जिंदगी के कामों में सबसे अहम है। ट्रस्ट एंड इंस्पायर लीडर बनना जिंदगी को देखने और जीने के लिए एक ऐनक फराहम करता है। बनने का एक तरीका, महज एक टूल नहीं जिसे आप सहूलत के वक्त इस्तेमाल करते हैं। आप और जिन लोगों की आप रहनुमाई करते हैं, दोनों ही ये महसूस करते हैं कि उन पर भरोसा किया जा सकता है और होना भी चाहिए। आप दोनों को यकीन है कि वो बामानी शराकत और मकसद का एहसास पैदा कर सकते हैं। आप दोनों का मानना है कि आप सब मिलकर इससे कहीं ज्यादा कुछ पैदा कर सकते हैं जो आप खुद कर सकते हैं। इसका सामना करें। क्या कमांड एंड कंट्रोल ने वाकई लोगों के लिए काम किया है? क्या ये कभी खानदानी तरतीब में फाल रहा है? क्या असातिज़ा ने तलबा को हुक्मरानों के साथ बदसलूकी के लिए मारने की कभी वाकई हौसला अफजाई की या तलबा को सीखने की तरगीब दी? क्या मुलाजिमीन को कभी ज्यादा मेहनत करने की तरगीब मिली जब उनकी कंपनी ने टाइम क्लॉक को नाफिज किया या मुलाजिम निगरानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया? कमांड एंड कंट्रोल ने माजी में बच्चों, तलबा और मुलाजिमीन से तमील हासिल की होगी, लेकिन उसने यकीनी तौर पर तख्लीकी सलाहियतों, जोश व खरूश, हौसला अफजाई या अज़्म को जन्म नहीं दिया। और ये यकीनी तौर पर आज इन चीजों में से कोई काम नहीं करेगा। फिक्री तौर पर हम ये समझते हैं, और फिर भी हमारी तमाम तर पेशरफत के बावजूद हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है। आज भी ज्यादातर रहनुमा कमांड एंड कंट्रोल के पुराने अंदाज के साथ काम कर रहे हैं। हम इसमें अभी बहुत बेहतर हो गए हैं, इसके इजहार में बहुत ज्यादा जदीद और नफीस हो गए हैं, इस अंदाज को नाफिज करते हुए जिसे हम रोशन ख्याल कमांड एंड कंट्रोल कह सकते हैं। लेकिन हम लोगों और क़यादत को किस तरह देखते हैं, इसके बारे में हमारे बुनियादी अकायद ज्यादा तब्दील नहीं हुए हैं।
आज के चैलेंजों से निपटने के लिए हम में से बहुत से लोग अब भी एक पुराने सनती दौर के नुक्ता नजर से पीछे हट रहे हैं। आपके बारे में क्या ख्याल है? अगर आप अब भी लोगों की सलाहियतों को उजागर करने के बजाय, दूसरों की हौसला अफजाई करने के बजाय, देखभाल और खिदमत से बढ़कर मुसाबकत और खुद गरजी पर तवज्जो मरकूज करके जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप गोल्फ क्लब के साथ टेनिस खेल रहे हैं। खेल बदल गया है। एक रैकेट हटाओ, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे।